हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी का सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य के इतिहास की स्रोत सामग्री, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की परिस्थितियाँ और आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आदिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आदिकाल की उन विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे जो संपूर्ण आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं रही। फिर बारी बारी से जो आदिकालीन काव्य धाराएं हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य, उनका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आदिकाल की विशेषताओं को। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता रही। इस काल के कवियों ने वीरों की जो गाथाएं लिखी हैं वह अद्भुत है। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि पाठक दंग रह जाता है। चंद्रबरदाई शब्दभेदी वाण का चित्रण इस प्रकार करते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रवान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चहुआ। इसी प्रकार खुमान रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो इत्यादि रासो ग्रंथों में वीरों की गाथाओं का वर्णन हुआ है। परमाल रासो, जिसका विकसित रूप आला है, उसमें आला और उदल की वीरता के कारनामे भरे पड़े हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें वीरों की गाथाओं का चित्रण भरपूर मिलता है। आदिकालीन जो साहित्य है वह युद्धों के सजीव एवं उत्साहपूर्ण वर्णन की दृष्टि से भी श्रेष्ठ साहित्य है। इस काल में युद्धों का ऐसा सजीव और जीवंत चित्रण कवियों ने किया है कि पाठक को यूं लगने लगता है कि वह युद्ध भूमि में खड़ा है और युद्ध को साक्षात देख रहा है। इसका कारण यह था कि जो आदिकालीन कवि थे वो केवल कवि नहीं थे, वो केवल कलम चलाना नहीं जानते थे, अपितु युद्ध भूमि में जाकर अपने आश्रयदाता के साथ लड़ाई भी लड़ते थे और युद्ध भी देखते थे। इस वजह से वे युद्ध का सशक्त और जीवंत चित्रण कर पाते थे। जैसे घोड़ों का दौड़ना है, शस्त्र चलना है, रणभेदी है, ललकार है, जो युद्ध में जो गाजे बाजे नगाड़े बजते हैं उनका अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। कहीं कहीं तो यह अत्यंत अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है। जैसे 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सहा, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। आदिकालीन साहित्य में जो एक अन्य प्रमुख विशेषता रही वह थी श्रृंगारिकता की जो प्रवृत्ति है। वह वीरता तो थी ही, वीर रस के साथ साथ यहाँ श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति भी मिलती है। वीरता के साथ किसकी मिलती है? श्रृंगारिकता की। वीर और श्रृंगार रस में यहाँ अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उस समय राजा अपने राज्य और गौरव की रक्षा के लिए राजकुमारियों से विवाह करने के लिए युद्ध किया करते थे। युद्ध के पीछे नारी ही केंद्र में हुआ करती थी, इसलिए इस काल की कविता में श्रृंगार के चित्र अधिक मिलते हैं। किसके चित्र अधिक मिलते हैं? श्रृंगार के चित्र अधिक मिलते हैं। बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ढोला मारूरा इत्यादि ग्रंथ श्रृंगारिक दृष्टि से आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें जो आश्रयदाता हैं उनकी प्रशंसा बहुत अधिक देखने को मिलती है। आदिकाल के जो चारण कवियों का मुख्य विषय था वो अपने आश्रयदाता का यशोगान करना था। इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान का, भट्ट केदार और मधुकर भट्ट ने कन्नौज के राजा जयचंद का यशोगान किया है, उनका गुणगान किया है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इस काल के अधिकांश कवि राजाश्रित थे। फलतः इनके द्वारा जो राजाश्रित की जो प्रशंसा, जो कविताएं प्रशंसा में लिखी गई वो अत्यंत अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन में लिखी गई। जो रासो साहित्य है वह रासो साहित्य वीरों के चरित गान का ही साहित्य है, जो राजस्थान के चारण और भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसाओं में लिखा जाता था। रासो ग्रंथ वीर रसात्मक एवं प्रशस्ति मूलक ग्रंथ हैं। युद्धों का सजीव चित्रण, ओज की बाहुलता, श्रृंगारिकता, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, डिंगल भाषा, गेयता इत्यादि रासो ग्रंथों की विशेषताएं रही हैं। और रासों की जो उत्पत्ति है वह भी विवादास्पद रही है।
जो रासो ग्रंथ है उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। पृथ्वीराज रासो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद रहा है। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो इत्यादि ग्रंथों की भी प्रामाणिकता, अर्ध प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता के विषय में प्रारंभ से ही विद्वानों के बीच विवाद का जो विषय है वह रहा है। इन ग्रंथों में जो वर्णित घटनाएं हैं वे इतिहास सम्मत नहीं है। इनमें जो रचनाओं में जो सन दिए हुए हैं, संवत दिए हुए हैं, तिथियां दी हुई है, वो इतिहास के विरुद्ध है। कल्पना की प्रधानता और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण इन ग्रंथों की ऐतिहासिकता छिन्न भिन्न हो जाती है। वहीं खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो इत्यादि ग्रंथों में अनेक प्रक्षिप्त अंश इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि इनका जो मूल रूप है वो सुरक्षित नहीं रह पाया। कई रचनाएं अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक या नोटिस मात्र ही है। प्रामाणिकता की कसौटी पर ये ग्रंथ खरे नहीं उतरते। आदिकालीन रासो ग्रंथ, आदिकालीन जो साहित्य है वो संपूर्ण साहित्य संदिग्ध नहीं है, अपितु जो जैनों द्वारा लिखित ग्रंथ है, जो जैन साहित्य है वह प्रामाणिकता की श्रेणी में आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जो आदिकालीन साहित्य है वह संदिग्ध नहीं है, जो जैन साहित्य है वह प्रामाणिक और विश्वसनीय है। यह हिंदी की जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा है उनमें लगभग देखने को मिलता है कि जो आदिकालीन विशेषताएं हैं वो दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से आदिकालीन विशेषताओं के संदर्भ में कथन सत्य नहीं है या कथन सत्य है। तो इस कथन का हम ध्यान रखेंगे कि जो जैन साहित्य था आदिकालीन वह जैन साहित्य प्रामाणिक था, और जो रासो साहित्य और अन्य साहित्य थे वे अप्रामाणिकता प्रामाणिकता के द्वंद्व में जूझ रहे थे। आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो कवि थे वो अधिकांशतः राज्याश्रित थे, इसलिए आदिकालीन साहित्य में जो सामंती जनजीवन है उसका चित्रण अधिक होता है और जनजीवन से कवियों का संपर्क बहुत कम होता है। आदिकालीन साहित्य में जहाँ एक ओर जनजीवन से संपर्क का अभाव मिलता है, वहीं दूसरी ओर सामंतों, राजाओं, जागीरदारों, राज दरबारों, रनिवासों आदि के जो आचार व्यवहार, भोग विलास, ऐश्वर्यपूर्ण जो जीवन है उसकी झलक देखने को मिलती है। आम जनता अथवा तत्कालीन सामाजिक जीवन का जो लेखा जोखा है वह इसमें नहीं मिलता। किसमें? आदिकालीन साहित्य में ये देखने को नहीं मिलता। आम जनता से जो जुड़ाव है वह आदिकालीन साहित्य में देखने को नहीं मिलता। वस्तुतः जनता आवाम से दूर आदिकालीन साहित्य है वह सामंतों का साहित्य कहा गया, दरबारी साहित्य कहा गया और वह एकांगी साहित्य बनकर रह गया। एक और महत्वपूर्ण विशेषता आदिकालीन साहित्य की हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें जो राष्ट्रीयता है वह संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलती है, और इसे यूं भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। यह जो कथन है यह भी परीक्षा में सत्य असत्य कथन में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि आदिकालीन साहित्य में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी, या यूं भी कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जो राष्ट्रीय भावना थी उसका अभाव था। आगे हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें कल्पना प्रवणता की भी अधिकता रही। इतिहास और कल्पना को मिलाकर ग्रंथ रचे गए, लेकिन ये बात में ध्यान में रखनी है क्योंकि यह सत्य असत्य कथन में पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। रासो ग्रंथों में जो तिथियां दी गई हैं, जो संवत दिए गए हैं, जो सन दिए गए हैं वह अत्यंत संदिग्धावस्था में पाए गए हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें जाति पाति और वर्ण भेद की निंदा मिलती है। किसमें? जो आदिकालीन सिद्ध और नाथ साहित्य है, यह सिद्धों और नाथों की प्रमुख विशेषता रही है कि ये जाति पाति और वर्ण भेद की निंदा करते हैं। आदिकालीन साहित्य में रागात्मक साहित्य देखने को मिलता है, जैसे सिद्धों में सिद्ध काया साधना, पंचमकार, तंत्र मंत्र
आदि में विश्वास करते थे। ये नारी को साधना का हिस्सा मानते थे और नारी का उपभोग कर सहवास कर ईश्वरीय प्राप्ति में विश्वास करते थे। यहाँ शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, लेकिन जो नाथ थे वो हठयोग साधना को महत्व देते थे। इस वजह से उनका जो साहित्य है वह शुष्क और नीरस बनकर रह गया। आगे हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें धार्मिक साहित्य की भी रचना हुई और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो जैन कवि थे उन्होंने सर्वाधिक धार्मिक साहित्य की रचना की। जैसे देवसेन हुआ, शालिभद्र सूरि हुआ, स्वयंभू हुआ, पुष्पदंत हुआ आदि ने। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें लौकिकता और स्थानीयता देखने को मिलती है। जो लोक पक्ष है वो लोक पक्ष किस में देखने को मिलता है? जो लौकिक साहित्य है उसमें लोक पक्ष और स्थानीयता देखने को मिलती है। जैसे ढोला मारूरा दोहा, संदेश रासक आदि ग्रंथों में यहाँ लोक व्यवहार, लोक भाषा और लोक परिवेश इनका मिला जुला रूप है वह देखने को मिलता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि आदिकालीन साहित्य में लोक पक्ष का अभाव था, लोक पक्ष की कमी थी, क्योंकि लौकिक साहित्य जो है वह लौकिकता और स्थानीयता से भरपूर साहित्य रहा है। आगे हम देखते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है उसकी जो भाषा है वह कई रूपों में देखने को मिलती है। जैसे आदिकालीन जो सिद्ध साहित्य था उसकी भाषा संध्या भाषा के नाम से जानी जाती है। संध्या भाषा का जो नाम देने वाले थे वो मुनिदत्त थे। जो सिद्ध लोग थे वो जो दोहों की रचना करते थे वो अपभ्रंश में करते थे और जो चर्यापद इन्होंने लिखे हुए अवाहट में लिखे। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना हिंदी साहित्य के पेपर में रहती है। और जो नाथ थे उनकी जो भाषा है वो सधुक्कड़ी थी, जिसमें राजस्थानी मिश्रित पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द देखने को मिलते थे। जो जैन थे जिन्होंने धार्मिक साहित्य लिखा उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का प्रयोग किया। आदिकालीन जो रासो साहित्य है ये सबसे महत्वपूर्ण भाषाई पहलू है कि उन्होंने डिंगल पिंगल में अपने काव्य रचे। डिंगल और पिंगल में, डिंगल क्या है? डिंगल अपभ्रंश के साथ अगर राजस्थानी का मिश्रण होता है तो उसे हम डिंगल कहते हैं, और अपभ्रंश के साथ अगर ब्रज का मिश्रण होता है तो उसे हम पिंगल कहते हैं। तो जो रासो साहित्य है वह डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग कर लिखा गया। विद्यापति जो है वो मैथिली में और खुसरो जो है खड़ी बोली में। इस प्रकार जो आदिकालीन साहित्य है उसमें डिंगल पिंगल, मैथिली, खुसरो, प्राकृत आदि भाषाओं का प्रयोग कर जो है आदिकालीन साहित्य लिखा गया। आगे हम देखते हैं आदिकालीन जो काव्य शैलियाँ हैं उनके विषय में कि आदिकाल के समय में कौन कौन सी शैली को काम में लिया जा रहा था। क्या आदिकाल में प्रबंध शैली को प्रयुक्त किया जा रहा था, क्या आदिकाल में मुक्तक शैली को प्रयुक्त किया जा रहा था, या आदिकाल में गीत शैली को। आदिकालीन साहित्य में ये तीनों ही प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। आदिकाल में जो प्रबंध शैली में लिखे ग्रंथ थे वो उनमें पृथ्वीराज रासो और कीर्तिलता आते हैं। मुक्तक शैली में सिद्ध और नाथों का जो साहित्य है वह देखने को मिलता है। सिद्ध और नाथों का लगभग संपूर्ण साहित्य कह सकते हैं। और गीति शैली में जो है वो विद्यापति और सिद्धों के जो चर्या गीत है वो गीति शैली में देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसके काव्य का रूप कैसे था। क्या प्रबंध काव्य लिखा जा रहा था, क्या मुक्त काव्य लिखा जा रहा था, या चंपू काव्य, या व्याकरण काव्य, या कोश ग्रंथ। आदिकाल में प्रबंध काव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, हम्मीर रासो जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। मुक्तक काव्य के रूप में बिसलदेव रासो, परमाल रासो, उपदेश रसायन जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। और चंपू के रूप में राउल वेल जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो रोडाकृत राउल वेल है वह काव्य का कौन सा रूप है। तो वह काव्य का प्रबंध रूप नहीं है, वह काव्य का मुक्तक रूप नहीं है, वह काव्य का चंपू रूप है। चंपू क्या होता है? गद्य और पद्य का जो मिश्रित जो रूप होता है उसे चंपू कहते हैं। व्याकरण ग्रंथ है वह लिखे जा रहे थे, जिसमें कवि दामोदर का जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वह महत्वपूर्ण है। और आदिकालीन समय में ही कोश ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, ज्योतिषीवर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर लिखा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जो काव्य ग्रंथ है वह इन सभी रूपों में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है
उसमें कौन से रस की प्रधानता रही, वीर रस की या श्रृंगार रस की? वीर और श्रृंगार की अधिकता रही आदिकालीन साहित्य में, और इसके सहायक जो रस रहे वो शांत और अद्भुत और रौद्र रहे। छंद की बात हम आदिकालीन साहित्य में करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए, क्योंकि जो कवि आश्रयदाता के प्रशंसा में जो काव्य लिखता था तो उनको चमत्कार प्रदर्शन करना पड़ता था, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था। इस वजह से यहाँ छंदों का विविधमुखी प्रयोग हुआ। छंदों का अगर हम देखें तो दोहा, सोठा, तोमर, तोटक, छप्पे, गाथा, गाहा, रोला, उल्लाला, कुंडलिया, लगभग फागु, चांचर, आल्हा, बरवे, सवैया, लगभग सभी प्रकार के छंद आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलते हैं। चंद्रबरदाई ने लगभग 72 छंदों का प्रयोग किया है। इस वजह से चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहते हैं, क्योंकि छप्पे छंद का प्रयोग किया। तो छप्पे छंदों का राजा किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। और चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा जाता है क्योंकि 72 छंदों का प्रयोग किया इन्होंने। छंदों का राजा किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जो चंद्रबरदाई हैं उन्होंने छंदों का राजा किसको कहा? नामवर सिंह को। और छप्पे छंदों का राजा किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। किसको कहा? चंद्रबरदाई को कहा। अगर अलंकारों के विषय में देखें तो लगभग सभी शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं वो आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलते हैं। हाँ, जो अतिशयोक्ति है उसका अत्यधिक प्रयोग किया है। क्यों किया है ये हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जो कवि थे वो आश्रयदाता के अंदर में रहकर काव्य रचना करते थे और उन्हें उनकी प्रशंसा करनी पड़ती थी, और उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के लिए इन्हें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करना पड़ता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी गई, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया, श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रही, आश्रयदाताओं का जो यशोगान है वह किया गया, रासो ग्रंथों का प्राचुर्य रहा। वीर गाथात्मक जो रचनाएं लिखी गई उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध रही। लेकिन जो जैन काव्य था, जैन कवियों ने जो लिखा वो साहित्य प्रामाणिक और विश्वसनीय था। जनजीवन से इनका संपर्क का अभाव रहा। सामंती जनजीवन का यहाँ चित्रण देखने को मिलता है। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना मिलती है, या यूँ कहें राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है। कल्पना प्रवणता मिलती है। जाति पाति वर्ण भेद की निंदा मिलती है। रागात्मक साहित्य मिलता है। धार्मिक साहित्य मिलता है। लौकिकता और स्थानीयता की झलक देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण हमें देखने को मिलता है। भाषाओं के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जैसे सिद्धो, नाथो, जैनो, रासो और विद्यापति की जो भाषा है वो देखने को मिलती है। काव्य की विविध शैलियाँ देखने को मिलती हैं। काव्य के विविध रूप देखने को मिलते हैं। रस में वीर और श्रृंगार रस की प्रमुखता देखने को मिलती है, और सहायक रस के रूप में शांत और अद्भुत रौद्र रस देखने को मिलते हैं। छंदों का विविधमुखी प्रयोग यहाँ हुआ है। चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है, छंदों का राजा कहा गया है। सभी प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जो आदिकालीन साहित्य है वह साहित्यिक और भाषा विकास की दृष्टि से है, उसका महत्व भुलाया नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।